औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर मैथ के एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 के दो क्वेश्चन मज़ीद जो रह गए थे ये आपको सॉल्व करवाने हैं और फिर हमारी एक्सरसाइज 2.2 मुकम्मल हो जाएगी। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपने फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करना है और 3 वर्टिसेस पैरेललोग्राम के आपको दे दिए हैं। तो ज़रा देखिएगा, सूरत-ए-हाल कुछ यूँ है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर मैंने बताया जैसा कि 6 है और इसमें वर्टेक्स ए दिया हुआ है। ए के आपको वर्टिसेस बताए गए हैं 1, 1, -2। इसको आप ले लेंगे बेटा x1, y1। दूसरा b है, b आपको दिया गया है 1, 0। b आपके पास है 1, 0। इसको आप ले लेंगे x2, y2। और थर्ड वर्टेक्स जो है वो c, ये आपको दिया हुआ है 2, 1। आपने इसे ले लिया x3, y3। और यहाँ पर देखें, हम फिगर के जरिए भी एक बात ज़ाहिर कर देते हैं। ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम एक हमने बना दी और इसमें A, B, C और D, और इसमें से D जो है फोर्थ वर्टेक्स, वो आपने कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, हमने पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टेक्स कैलकुलेट करना है। तो अब आप देखिएगा, जब हमने फोर्थ वर्टेक्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप इस फोर्थ वर्टेक्स को लेट कर लें। लेट D x4, y4 be the required fourth vertex of पैरेललोग्राम। ये हमारे पास फोर्थ वर्टेक्स है जो हमने मालूम करना है। इसमें आप देखिएगा, गौर से ज़रा ध्यान में रखिएगा कि AC ये इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल है AC, और BD जो है वो भी एक और डायगोनल है। तो अगर आप यहाँ देखिएगा, लेट AC एंड BD be the diagonals of parallelogram ABCD। पैरेललोग्राम के दो डायगोनल हैं AC एंड BD। अब आप देखिएगा, लेट G x, y be the midpoint of AC। अब आप ये याद रखिएगा कि ये जो G है ये हमने AC का मिड पॉइंट कंसिडर किया है। तो अब आप G कैलकुलेट करने के लिए AC पर, A और C पर मिड पॉइंट का फार्मूला बनाएंगे। A के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए हैं x1, y1 और C के हैं x3, y3। तो फार्मूला बना x1 + x3/2 और y1 + y3/2। तो ये आपने देखा, हमने मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ किया है। अब आपने वैल्यू पुट करनी है x1 + x3। तो x1 और x3 ये है 1 + 2/2 और y1
-2 + 1 और अपॉन 2। तो इस तरह देखिएगा, ये आ गया 3/2 और ये -1/2। ये G जो है वो डायगोनल AC का मिड पॉइंट है। अब ये बात ज़रा याद रखिएगा, सिंस diagonals of parallelogram bisect each other, ये एक बात ज़रा याद रखिएगा, bisect each other, diagonals of parallelogram bisect each other। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, जो कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो याद रखिएगा अगर AC का मिड पॉइंट G है तो G BD का भी मिड पॉइंट होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट G इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD। D जो है वो BD का भी मिड पॉइंट होगा। अगर याद रखिए G AC का मिड पॉइंट है, जो कि हमने लेट किया था, चूँकि दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं इसलिए BD का मिड पॉइंट भी G ही होगा। तो अब आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला दोबारा लगाएंगे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू BD लगाएंगे, तो अब आप देखिएगा, दोबारा आपने फॉर्मूला लिखा Gx, y = B और D। B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और D के हैं x4 y4। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला x2 + x4/2 और y2 + y4/2। अब आप देखिए, इनमें से आपको मिड पॉइंट पता है, जो कि ये निकला हुआ है 3/2 और -1/2, और x2 की वैल्यू आपके पास आ रही है 1। तो 1 + x4 वैसा ही है, अपॉन का 2। फिर देखिए y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, y2 है 0, तो 0 + y4/2। अब आप देखिए, ये आप इससे पहले भी कर चुके हैं कि जब फर्दर कैलकुलेशन ना हो रही हो तो आपने एब्सिसा को एब्सिसा के इक्वल ले लेना है, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के इक्वल ले लेना है। तो अब आप देखिएगा 1 + x4/2 को आपने इक्वल ले लिया 3/2 के, और ये y4/2 को आपने -1/2 के इक्वल ले लिया। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। x4 जो हुआ 3 - 1, और देखिएगा x4 की वैल्यू 2 निकल आई, और यहाँ से ये 2 से ये भी 2 कैंसिल आउट, तो y4 की वैल्यू -1। तो देयरफॉर Dx4 y4 ये आपके पास निकल गया 2, -1। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका 6। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें था ये कि आपको पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस दिए गए थे और 4th वर्टेक्स आपने मालूम किया है। हमने जो फार्मूला यूज़ किया है इसमें आपके सामने, हमने मिड पॉइंट का फार्मूला 2 बार यूज़ किया है, और असल की पॉइंट इसमें ये है कि अगर G AC का मिड पॉइंट है तो याद रखिएगा G जो है वो फिर BD का भी मिड पॉइंट होगा। इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए हमने 4th वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट किया है। तो इस क्वेश्चन के बाद देखें, अब आपकी एक्सरसाइज में जो लास्ट क्वेश्चन मेरे पास बचा है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। तो इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जा रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब देखिएगा 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 तो ज़रा अच्छी तरह से देख लें। जब आप लेक्चर लिया करें तो बुक को अपने सामने रखें ताकि जो क्वेश्चन हो उसको आप पहले पढ़ सकें, क्या क्वेश्चन में क्या चीज़ बताई गई है और क्या पूछा है। ये बात ज़रा अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको कह रहा है ए इज़ द 2/3 फ्रॉम पॉइंट दिस टू पॉइंट दिस। देखें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 का मैं अगर आपको एक आइडिया बता दूँ, देखिए एक पॉइंट ये दिया हुआ है और एक पॉइंट ये दिया हुआ है, ये दो पॉइंट हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए गए हैं जो कि है 1,10 और ये जो दूसरा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मुझे दिए गए हैं -8,4 और ए के बारे में कह रहा है कि ए है 2/3। ए क्या है? ए इज़ 2/3। 2/3 का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है 2/3 का मतलब होता है कि कुल 3 हिस्से हैं। ये बात ज़रा ध्यान में रखिएगा, कुल हिस्से कितने हैं? 3। तो अगर याद रखिएगा ए जो है वो 2/3 है, तो 2/3 का मतलब है A2 और बकिया कितने हिस्से बच गए? 1। तो जब भी 2/3 आएगा रेशो जो बनेगा वो 2:1 बनेगा। तो ए के बारे में ये बता रहा है कि ये इस पॉइंट को आप P1 का नाम दे दें, इस पॉइंट को आप P2 का नाम दे दें, P1 P2। अब देखिएगा आपने इसी तरह से यहाँ पर P1 ले लें 1,10, ये बना x1 y1। P2 ये है -8,4 x2 y2। फिर देखें दो और पॉइंट आपको बताए गए हैं और वो पॉइंट है 0,-7। यानी अब आप यहाँ से एक और लाइन समझ लें, इस पॉइंट को आप P3 ले लें, ये दिया हुआ है 0,7 और -7 और दूसरा जो पॉइंट है वो आपको दिया हुआ है 6,-11। आप यहाँ समझ लें ये P4 आ गया 6,-11। तो P3 को आप ले लें 0,-7, ये हो जाएगा x3 y3 और P4 ये हो जाएगा आपके पास 6,-11, ये है x4 y4। और अब B के बारे में क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट एक दिया हुआ है B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस। तो B के बारे में ये है कि B मिड पॉइंट है, याद रखिएगा। और आपसे वो AB का डिस्टेंस D डिमांड कर रहा है कि A और B पॉइंट के दरमियान जो है वो क्या डिस्टेंस मौजूद है। तो आप यहाँ देखिएगा, मैंने डिटर्मिनेशन, हमने करना क्या है इस क्वेश्चन में? डिटर्मिनेशन ऑफ AB कमोड। आपने AB का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये डिटर्मिनेशन है। AB का डिस्टेंस तभी आप निकाल पाएंगे जब आप A और B के जो पॉइंट हैं ये आपके कैलकुलेट हो जाएंगे, A और B। तो पहला काम देखिएगा, आपने यहाँ पर लिखना है सिंस A, जिसको आप ले लें x5 y5 डिवाइड्स, ये डिवाइड कर रहा है किसे? P1 P2 इन 2:1। A जो है वो P1 P2 को जैसा कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो आपने A कैलकुलेट करने के लिए इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाना है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर देखिए दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ पुट करके आपके पास A निकल आएगा। अब देख लें ज़रा, तो मेरे पास यहाँ मैं ऊपर आ रहा हूँ, तो A जो है x5 y5। अब आप देखिए m1 2 और x2 -8, तो ये होगा 2 × -8 प्लस 1 ×
अब m2 की वैल्यू क्या है, वो 1 है, और इंटू x1 वो भी 1 है। ये देखिएगा ये बना, और अपॉन 2 + 1। फिर इसी तरह से m1y2 2 × 4 हो जाएगा, प्लस 1 × 10 हो जाएगा, और अपॉन 2 + 1। ये देखिएगा जी। अब आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखें -16 + 1/3, और यहाँ से 8 + 10/3। अगर आप गौर से देखिएगा तो -15/3 और 18/3 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, -5 और 6। ये मेरे पास A कैलकुलेट हो चुका है। अब आपने B निकालना है। अब B के बारे में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि B जो है वो P3 और P4 का मिड पॉइंट है। B जो है वो B x6 y6 be the midpoint of P1 P3 P4। तो आप ज़रा गौर कीजिएगा, आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देना है x6 y6, और मिड पॉइंट बनेगा P3 P4 पर, यानी x3 + x4/2 y3 + y4/2। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए तो ये बना 0 + 6, देख लें 0 + 6/2, और ये बनेगा -7 -11/2। तो ये 6/2 ये हो जाएगा 3, -18/2 ये हो जाएगा -9। तो यूँ आप देखिए, आपने ए बी कैलकुलेट कर लिया और आपने बी भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें करना क्या है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो लिहाजा अब आप ए बी का डिस्टेंस फार्मूला ए बी पर लिखेंगे, और वर्टिसेस जो यूज़ करोगे वो ए और बी के, यानी x5 y5 और x6 y6। तो फार्मूला बना x6 - x5 का होल स्क्वायर प्लस y6 - y5 का होल स्क्वायर। अब आप बेटा देखें, यहाँ से x6 की वैल्यू वो है 3 - x5, और x5 की वैल्यू खुद माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, और 5 का होल स्क्वायर, फिर y6 -9 है देखें, और y5 6 है तो -6 का, ये देखिएगा। अब आप ज़रा गौर से देखें तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -15 का स्क्वायर। यहाँ में अब आप देख लें बेटा, ए बी का जो डिस्टेंस है 8 का मतलब 64, और 15 का स्क्वायर जो है 225। ये देख लें, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। अब आप इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा √289। आपको याद हो 289 जो है उसको अगर आप देखिएगा तो ये 17 का स्क्वायर मिलेगा आपको। लिहाजा देखें, ये बाहर निकलेगा तो 17 निकल आएगा, और 17 यूनिट। तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास 17 यूनिट है। क्वेश्चन के अंदर देखें ज़रा किया क्या है, मुझे P1 P2 दिया हुआ है, और ए के बारे में कहा गया कि ए P1 P2 को 2:3 में डिवाइड करता है। तो पहला काम मैंने ये किया कि ए के कोऑर्डिनेट इंटरनल डिवीजन लगाकर फाइंड आउट कर लिए, ए के कोऑर्डिनेट आ गए। बी के बारे में बताया गया कि बी जो है वो P3 और P4 का मिड पॉइंट है, तो हमने बी के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया। यूँ मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट आ गए, हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना था, इसलिए ए बी पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है, और आपके सामने जो डिस्टेंस निकला वो है 17 यूनिट। तो आप इसका भी जो है वो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि एक्सरसाइज 2.2 जो है वो आपकी मुकम्मल हो चुकी है। मैं इसमें से फिर भी आपके लिए, आपकी आसानी के लिए जो क्वेश्चन कदरे इम्पॉर्टेंट हैं उनको ज़रा मैं मार्क कर देता हूं, ताकि आप अपनी ज़्यादा तवज्जो जो है इन क्वेश्चंस पर दे सकें। उनमें से याद रखिएगा
पहला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 के बाद 6 आपको करवाया गया, और 6 के बाद अगर आप देखें तो ये 10 क्वेश्चन जो अभी किया आपके सामने। 10 के बाद अगर आप देखें बेटा 14 है। 14 के बाद इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से था वो आपको बताया है 18 है, और 18 के बाद 19, और फिर देखिएगा कि इसके आखिर के दो क्वेश्चन 24, 25। देखिए सॉल्व करने को हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन बहरहाल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैंने फिर भी मार्क कर दिए हैं। 2.1 में से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए थे, और 2.2 के अंदर भी आपके सामने मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दिए हैं। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ी ज़्यादा तवज्जो से अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कीजिएगा, और इनमें जो कंसेप्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं, उनको भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसके बाद अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज जो कि 2.3 है उसकी डिस्कशन में आपसे कुछ करूँगा, ताकि डिस्कशन हो जाए और नेक्स्ट टाइम आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो देखिएगा, अब मैं अगली एक्सरसाइज की तरफ 2.3 की डिस्कशन करेंगे। इसको ज़रा आप देख लें। टू 2.3 को और आपके पास पहले वाली एक्सरसाइजेज में क्या फ़र्क है, ज़रा आप बुक खोल कर देखेंगे तो आपको एक बात बड़ी वाज़ेह नज़र आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ऐसा है कि 2.1 में और 2.2 में आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए थे। 2.3 जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको न ट्राइंगल के वर्टिसेस बताए जा रहे हैं और ना ही किसी और फिगर के वर्टिसेस आपको बताए जा गए हैं। लिहाजा याद रखिएगा कि 2.3 के अंदर हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स खुद लेट करने होंगे। 2.3 के अंदर हमें क्या करना होगा कि हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स खुद लेट करने हैं। तो इसमें देखिएगा एक्सरसाइज नंबर है 2.3 और हमारे पास है डिस्कशन। इस बात को ज़रा अच्छी तरह से समझ लें। 2.3 के अंदर मैंने आज आपको बस उसके बारे में थोड़ा सा एक कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ कि अगर हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट खुद लेट करने पड़ें तो देखें क्या आइडिया क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ट्राइंगल को देखूं, ये ट्राइंगल है कोई भी, उसमें ए बी और सी, देखें वर्टिसेस कितने हैं। अगर हम बात करें तो ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं 3 वर्टिसेस हैं। अब 3 वर्टिसेस के लिए कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, ये बात ज़रा ध्यान में रखिएगा। कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6, चूँकि आपको पता है एक वर्टेक्स के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो 3 वर्टिसेस में से आपको 6 कोऑर्डिनेट्स। तो अगर आप खुद लेट करें इसके तो ज़रा गौर से देखिएगा। अगर मैं वैसे लेट कर लूँ तो अगर आप ए को ले लें, ए बी, जब हमें नहीं मालूम तो आपने कोई भी नाम दे देना है ए बी। बी वाले को आपने दे दिया सी डी, और सी वाले को आपने दे दिया ई एफ। जी रा जी। अब मैंने एक बच्चे से कहा जी आप ऐसा करें बेटा, ट्राइंगल के वर्टिसेस खुद लेट कर लो। तो उसने क्या किया, उसने कहा सर कोई मसला नहीं है, ए के कोऑर्डिनेट ए कोमा बी, बी के सी कोमा डी, ई के इसी तरह सी के ई कोमा एफ। तो सर मैंने लेट कर लिए हैं। लेकिन ये बात ज़रा याद रखिए, आप देखें कि इस बच्चे ने कोऑर्डिनेट्स लेट करने के लिए कितने अननोन यूज़ किए हैं। तो अननोन आपके सामने बन गए 6 अननोन यूज़ किए हैं। ये बात ज़रा ध्यान में रख लें। 3 वर्टिसेस लेट करने के लिए 6 अननोन यूज़ हुए हैं। अब ये मैथमेटिक्स का बड़ा आसान सा रूल है। देखें होता क्या है कि अगर आपके पास एक अननोन हो तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन चाहिए।
अगर 2 अननोन हो तो आपको 2 इक्वेशंस चाहिए, 3 अननोन हो तो आपको 3 इक्वेशंस चाहिए, इसी तरह से 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6। तो आप ज़रा गौर कीजिएगा कि इन 6 अननोन्स के लिए तो मुझे 6 इक्वेशंस चाहिए, और हम ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो है वो 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करना सीखा हुआ है। 4 के लिए या 5 के लिए हमारे पास मौजूद नहीं है। लिहाजा इस तरह से वर्टिसेस लेट करना अपने लिए सिर्फ़ और सिर्फ परेशानी ख़रीदने के अलावा कुछ नहीं। अब ज़रा ये तो एक ट्रायंगल की मैंने बात की है। अगर बिलफर्ज कोई क्वाड्रिलेटरल हो, यानी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई क्वाड्रिलेटरल हो, क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कोई भी 4 साइड वाली या 4 एंगल वाली कोई भी डायग्राम, ये क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। ट्रायंगल में 3 साइडें 3 एंगल, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स 4 एंगल। तो इसमें अगर आप गौर करें तो ए, बी, सी और डी, तो यहाँ वर्टिसेस की तादाद कितनी हो गई? यहाँ वर्टिसेस की तादाद हो गई 4, और फिर कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? 4 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8। लिहाजा अब आप अगर 8 अननोन लेकर काम करेंगे तो आपके लिए मज़ीद सिस्टम कम्प्लेक्स और यूँ समझ लें कि बहुत मुश्किल हम अपने लिए कर लेंगे। लिहाजा अब ऐसा नहीं है कि जी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हमें लेट करने हैं तो आप 6 अननोन ले लें, और क्वाड्रिलेटरल के करने हैं तो आप जनाब क्या करें कि आप उसके लिए 8 लेट कर लें। तो कोई टेक्निक, हमारा असल टारगेट क्या है 2.3 के अंदर, कि हम वर्टिसेस को लेट करें लेकिन अननोन को कम अज़ कम करके। ये बात ज़रा याद रखिएगा, मैं क्या चाह रहा हूँ 2.3 के अंदर क्या हो कि हम वर्टिसेस लेट कर लें लेकिन अननोन को कम अज़ कम कर लें। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जितने अननोन कम हो, 1 हो जाए बहुत अच्छी बात है, 1 से काम नहीं होता चलें 2 भी आप चला लेंगे, 2 से भी नहीं होता 3। लेकिन ये बात याद रखिएगा 3 से ऊपर अननोन नहीं जाने चाहिए। वजह बता दी मैंने आपको कि 3 से ऊपर का सिस्टम हमारे हिसाब से बाहर हो जाएगा, आपकी रेंज से बाहर हो जाएगा। लिहाजा 3 अननोन से ऊपर नहीं रखना। अब सवाल ये है कि ऐसी क्या टेक्निक लगाई जाए कि वर्टिसेस भी हमारे लेट हो जाएं और हमारे अननोन की तादाद भी कम हो जाए। तो उसके लिए मैं आज आपको सिर्फ 3 काम बताऊंगा कि आया आप किस तरह से अननोन को कम अज़ कम कर सकते हैं, और सिर्फ वो 3 बातें बताकर हम आज अपने लेक्चर को ख़त्म कर देंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो पहली बात क्या होगी अननोन कम करने के लिए? नंबर 1, आप कोई भी फिगर हो, चाहे ट्रायंगल हो चाहे कोई क्वाड्रिलेटरल हो, कोशिश कीजिएगा कि उसका एक वर्टेक्स ए बी सी, या यहाँ पर ए बी सी डी में से कोई एक वर्टेक्स ओरिजिन पर रखिए। यानी हमारा पहला काम क्या है कि आप 1 वर्टेक्स जो होगा, कोई भी एक वर्टेक्स, उसको कहाँ रखें? ओरिजिन पर रखिएगा। ये मैं पहली टेक्निक बता रहा हूँ, यानी आपने इस बात को याद रखें। फिर दोहरा रहा हूँ मैं आपको कि अगर ट्रायंगल है तो 3 वर्टिसेस हैं, उनमें से कोई भी एक वर्टेक्स कहाँ रखें? ओरिजिन पर। क्यों? ताकि अननोन मिनिमाइज हो जाएं। दूसरी बात, अगर हो तो फिर कोई एक साइड, कोई भी फिगर है उसकी कोई एक साइड कहाँ है? वन साइड ऑन एक्स एक्सिस रख लें। एक साइड को एक्स एक्सिस पे ले लीजिए। ये दूसरी टेक्निक बता रहा हूँ। पहली बात ये बताइए कि आपके पास जितने भी वर्टिसेस हैं उनमें से कोई एक वर्टेक्स ओरिजिन पर रखिए। दूसरी बात, फिगर की कोई एक साइड, चाहे वो ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो, उसको कहाँ रखें? एक्स एक्सिस पर रखिए। और तीसरी बात ये है, अगर मुमकिन हो, इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो सेकंड साइड जो है, सेकंड साइड उसकी वो आप क्या करें? सेकंड साइड जो है वो ऑन वाई एक्सिस ले लें।
ये 3 काम ज़रा याद रखिएगा। पहली बात ये बताइए कि वर्टिसेस में से कोई एक वर्टेक्स ओरिजिन पे रखिएगा, साइड्स में से कोई एक साइड एक्स एक्सिस पर आ जाए, और अगर मुमकिन हो फिगर चेंज किए बगैर तो सेकंड साइड को आप अलोंग वाई एक्सिस ले लिए। ये 3 काम जब हम करेंगे तो आप गौर कर लीजिएगा कि आप बड़ी आसानी के साथ ट्रायंगल के वर्टिसेस भी लेट कर पाएंगे और क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस भी आप बड़ी आसानी से लेट कर पाएंगे, और आपके पास अननोन 3 से ज़्यादा नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए आपको जो बातें यहाँ ख़ास तौर पर 2.3 में जो मैंने 3 बातें बताई हैं, इनको ध्यान में रख लीजिएगा, ताकि आपका अगला लेक्चर जो है उसमें हम आपको ये वर्टिसेस लेट करके बताएंगे कि किस तरीके से वर्टिसेस लेट किए जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।